नमस्कार, 10 बजे के समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विभिन्न रैन बसेरों का दौरा कर निरीक्षण किया और उसमें रहने वालों लोगों को गर्म कपड़े और कंबल का वितरण किया। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों और विश्वविद्यालय के गार्डों के बीच हुआ जमकर बवाल। छात्रों ने गार्डों पर गोली चलाने का लगाया आरोप। मामला अब नियंत्रण में, पुलिस की कार्रवाई जारी। तवांग के मसले पर राज्यसभा में सरकार से चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा और मांग न माने जाने पर सदन ने किया वॉकआउट। सभापति ने कहा उनकी मांग को नियमों के अनुरूप नहीं है। बांग्लादेश के 55वें बैच के 39 प्रशिक्षु सिविल सेवा अधिकारी प्रदेश के दौरे पर हैं। कल मेरठ में प्रशासनिक क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसिंग कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। और एनसीआर सहित उत्तर भारत में जबरदस्त कोहरा एवं ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में कोहरा एवं गलन बढ़ गई है। और अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दौरान कई रैन बसेरों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने रेलवे स्टेशन, कचहरी, बस स्टेशन तथा झूलेलाल मंदिर के पास बने रैन बसेरों में रह रहे लोगों को कंबल और भोजन वितरित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि ठंड में कोई भी व्यक्ति सड़कों पर ना सोने पाए तथा रैन बसेरों में उचित इंतजाम किया जाए, जिससे किसी को ठंड में कोई समस्या ना होने पाए। जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर जरूरतमंद को रैन बसेरे में रहने के लिए उचित व्यवस्था कराई जा रही है। प्रदेश भर में चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का, हर जरूरतमंद को कंबल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के साथ नगर निकाय भी पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। हर जरूरतमंद को, जो भी बेसहारा हो या कहीं बाहर से आया है, भूला भटका है, सड़कों पर, पटरियों पर ठिठुरता हुआ न दिखाई दे, उसे रेन बसेरों में पहुंचाने की व्यवस्था करें और वहां पे उन्हें सम्मानजनक ढंग से रहने की व्यवस्था करें। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्र, हर जरूरतमंद को कंबल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। ऊनी कपड़े उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर में हर एक नगर निकाय में पर्याप्त संख्या में रेन बसेरे बनाए गए हैं, जिन्हें नगर निकाय, शासन की एजेंसियां, राजस्व विभाग के द्वारा और कुछ जगह स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से उन्हें संचालित किया जा रहा है, जिससे संभावित भीषण शीतलहरी को ध्यान में रख करके हर एक व्यक्ति को हम पुख्ता व्यवस्था दे सकें। अगली खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज के इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में कल भारी बवाल हुआ। इसमें आधा दर्जन छात्र घायल हो गए। छात्रों और गार्डों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले हैं। छात्रों ने सुरक्षा गार्ड पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। इस बवाल के दौरान पूर्व छात्र विवेकानंद पाठक समेत कई छात्र घायल हो गए हैं। मौके की गंभीरता को देखते हुए कैंपस में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प के बाद आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में कई मोटरसाइकिलों में आग लगा दी है। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने बताया, पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच झड़प हो गई है, जिसके बाद यहां पहुंचे पुलिस बल ने स्थिति को काबू कर लिया है। देखिए, हमारे एक सीनियर है विवेकानंद पाठक जी, वो यहाँ पे बैंक गए थे पर गेट खुलने में थोड़ा कहा सुनी हुई। उसके बाद मामला शांत हो जाता। कुछ देर बाद 12-15 गार्ड आते हैं, उनके सर पत्थर बार करते, लाठी डंडा बार कर देते और उनको बचाने में हमला कर देते। उसके बाद छात्र जाते हैं तो गोलीबारी की जाती है, पथराव किया जाता है। हमारे तकरीबन 25-30 साथियों के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गया है, पत्थरबाजी है, पुलिस के सामने गोलीबारी की गई है। सोचिए
एक मिस्टर पाठक हैं जो कि पूर्व छात्र हैं। इनके द्वारा ये बताया गया है कि ये बैंक में किसी कार्य से आए थे और उसके दौरान इनकी कुछ गार्डों से कुछ कहासुनी हुई, झड़प हुई है। उसको लेके फिर गार्ड्स के बीच में और छात्रों के बीच में इनकी सूचना के अनुसार झगड़ा हुआ। जब प्रथम दृष्टया सूचना मिली थी तो सभी अधिकारियों के द्वारा मौके पर आके स्थिति को तत्काल नियंत्रित किया गया है और स्थिति पूर्णतः नियंत्रण है। इसमें जो भी वीडियो फुटेजेस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमें प्राप्त होंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई संपादित की जाएगी। और अब बात जालौन की। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जनपद जालौन के उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा व्यापारियों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर समारोह में शिरकत की। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 5 कंपनियों के साथ किसानों के मटर बेचने के करार पर हस्ताक्षर भी किए। जनपद के किसानों को उन्नतशील बनाने के लिए बड़ी कंपनियों के साथ मटर के आयात निर्यात के लिए करार किया गया था, जिसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों और व्यापारियों के साथ हुए करार पर हस्ताक्षर किए। अपनी कृषि उत्पादक कंपनियां बनाई हैं, संगठन बनाया है और उनके माध्यम से वो किसानों से एक विशेष प्रकार के वैरायटी का मटर वो उगा रहे हैं और उसको एक निर्धारित भाव पर इन आज जो MOU हुआ है उन कंपनियों के साथ निर्धारित रेट से उनको आपूर्ति करेंगे। इससे जो बीच में बिचौलिए आकर के उसके भीतर जो उनके साथ एक तो घटतौली करते थे, दूसरी उनकी कीमतों को लेकर के भाग जाया करते थे बिना भुगतान के या परेशान करते थे, उन सारे लोगों से उनको एक समाधान होगा। और जो अनुमान किया जा रहा है कि इससे इन 600 किसानों को 650 किसानों को 1 करोड़ रुपए से ऊपर का अतिरिक्त फायदा उनको इस MOU के माध्यम से होगा। मंत्री जी, और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। अब बात राज्यसभा की। सोमवार को राज्यसभा में चीन के मुद्दे पर विपक्ष ने वॉकआउट किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराने की मांग की, जिस पर सभापति ने कहा कि सदस्य नियमों के अनुरूप चर्चा की मांग नहीं कर रहे हैं और उनके द्वारा दिए गए नोटिस में नियमों की अनदेखी की गई है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान चीन के मुद्दे पर नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे पर सरकार ने तीखा हमला किया। सत्तापक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार के दौरान सदन में 2012 के दौरान कांग्रेस सरकार के मंत्री ने जम्मू कश्मीर में चीन के दखल की बात स्वीकार की थी और उस समय चर्चा तक नहीं कराई गई थी। विपक्ष को सभापति द्वारा बार बार समझाए जाने के बाद भी हंगामा जारी रहा और बाद में विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। आज से कई वर्ष पहले 2012 में इन्हीं की पार्टी के जो मंत्री थे ई अहमद, उन्होंने सदन में कहा, मेक योर पॉइंट, चाइना कंटिन्यूज टू बी इन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इन द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2012 का इन्हीं के मंत्री का ये वक्तव्य हाउस में एक सवाल के जवाब में ऑनरेबल मैंने बिना बात की बेबुनियाद विषय उठाते, बेबुनियाद ये सदन की गरिमा को गिराते और मैं समझता हूँ कि LOP मिसयूज कर रहे हैं कि उनके पद के वजह से वो उठ सकते। चाइना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है और प्लीज नो आज वो वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं। लोगों को हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहाँ पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने
कारखाने सब बना रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर सभापति भी बेहद नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि विपक्ष बार बार हर रोज बिना किसी नियम का पालन किए कार्य स्थगन प्रस्ताव लाता है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। बेहतर होता विपक्ष नियमों को ध्यान में रखते हुए सदन में अपना व्यवहार करे। I have categorically indicated I cannot give attention to any notice that is deficient. I cannot focus on any notice that miserably fails with minimum requirement of fulfillment of rules. This is not a platform for anyone just to rise and say whatever one feels like. We have to follow the rules. Once you follow the rules, you will get platform. This is a place for dialogue, deliberation, discussion. विपक्ष के व्यवहार को लेकर सभापति पहले ही नियमों के अनुरूप नोटिस देने की सलाह देते रहे हैं। सभापति का साफ कहना है कि सदन नियमों से चलेगा। वहीं लोकसभा में चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस मुद्दे पर दृढ़ता से अपनी बात रखता आया है। हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर अपने जवानों पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। We have no problem if there is political differences, if there is even political criticism. I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our jawans. विदेश मंत्री ने साफ कहा कि सरकार को राजनीतिक आलोचना से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें अपने जवानों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। विदेश मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जवानों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। Our jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. विदेश मंत्री ने विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि अगर सरकार चीन के प्रति उदासीन थी तो भारतीय सेना को सीमा पर किसने भेजा। उन्होंने कहा कि अगर हम चीन के प्रति उदासीन थे तो आज चीन पर डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट के लिए दबाव क्यों बना रहे हैं। हम सार्वजनिक रूप से क्यों कह रहे हैं कि हमारे संबंध सामान्य नहीं हैं। विदेश मंत्री ने अपने बयानों के लिए विरोधियों को जवाब तो दे दिया और ये भी कह दिया कि सेना का अपमान स्वीकार नहीं है। और अब बात वाराणसी की। वाराणसी से 40 किलोमीटर दूर गंगा किनारे स्थित गढ़ौली धाम में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में गाय और गंगा के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा उनकी सेवा करना है। इस आश्रम में एक बड़ी गौशाला है और यहाँ साल भर लगातार धार्मिक अनुष्ठान एवं सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को गाय और गंगा से जोड़ा जा सके। लोगों का और गौ माता जी के बीच में अंतर है वो खत्म करना, गंगा जी के साथ जुड़ाव बढ़ाना, गौरी शंकर अपने नजदीक रखे ऐसी भावनाओं का निर्माण करना। सतत गढ़ौली धाम ये काम कर रहा है। आने वाले दिनों में भी 12 फरवरी को 1008 कन्यादान का कार्यक्रम है यहाँ। तो सतत लोगों को गढ़ौली धाम से जोड़ने की और इसके माध्यम से गौ गंगा और गौरी शंकर के साथ जोड़ने की हमारी विनम्र कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आजमगढ़ जिले में नगर पालिका चुनाव के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के नेतृत्व में हमारी सरकार देश में चहुमुखी विकास कर रही है। उत्तर प्रदेश में 3 बार इन्वेस्टर मीट हो चुकी है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में बने, इसके लिए सरकार काम कर रही है। चीन में अपनी यूनिट बंद करके सैमसंग कंपनी उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 1.5 लाख मोबाइल का उत्पादन कर रही है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। मोबाइल की सबसे बड़ी कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी है सैमसंग कंपनी, जो चाइना से अपना उत्पादन बंद करके उत्तर प्रदेश के नोएडा से अपना उत्पादन प्रारंभ कर दी है और 1.5 लाख मोबाइल प्रतिदिन वो जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा से निर्माण कर रही है। इसी तरह और भी बड़ी बड़ी कंपनियां आज उत्तर प्रदेश में निवेश के इच्छुक हैं और इससे
उत्तर प्रदेश का जो आर्थिक विकास हो रहा है, इससे उत्तर प्रदेश वासियों का बहुत ही हर तरह के, चाहे रोजगार का सृजन होगा, कल कारखाने बढ़ेंगे, लोगों को आसानी से सभी चीजें मुहैया होंगी। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ने के साथ ही कोहरा पड़ने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहा। हर जगह कोहरे की वजह से आम जनजीवन, खासतौर पर सड़क यातायात प्रभावित रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में शीतलहर की स्थिति देखी जा सकती है। शीतलहर के चलते उत्तर भारत के राज्यों में 3 से 4 डिग्री तक के तापमान में गिरावट नजर आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों और उत्तरी राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बढ़ेगी। इससे तापमान में और गिरावट आने की संभावनाएं हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह के पास। विकास, किस तरह का अभी जो माहौल है, यातायात व्यवस्था की हम बात करें या फिर हम आम जनजीवन की बात करें, तो किस तरह से इससे प्रभावित हो रहा है और साथ ही आने वाले समय में मौसम में और किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? जी दीप्ति, मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो आने वाले दिनों में अब ठंडी और ज्यादा बढ़ेगी। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि कम से कम 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर और कम होगा। और आपको बताएं, कल से उत्तर प्रदेश के लगभग ज्यादातर जनपदों में कोहरे की चादर से लिपटे हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद सबसे कम वहां का तापमान रहा। इसके साथ ही साथ अगर बात करते हैं पूरे प्रदेश की, तो मात्र गोरखपुर और बस्ती छोड़कर लगभग सभी जनपदों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। और मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी जारी की है कि खासतौर से हमारे किसानों के लिए कि वो अपनी फसलों को बचाने के लिए जो कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है उसको अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि ये एक ऐसा मौसम आता है कि फसलों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। तो उसको लेकर तमाम अलर्ट जारी किए गए हैं। किसानों को भी इसके बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ अगर आम आदमी की बात करते हैं, आम जनजीवन की बात करते हैं, जी बिल्कुल, हम आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जो सरकार है वो किस तरह की व्यवस्था आने वाले समय में लोगों के लिए कर रही है ताकि लोग इस खराब मौसम से प्रभावित ना हो सकें। जी मैं दोनों ही बात आपकी जोड़ना चाहूंगा कि लोगों पर जो प्रभाव पड़ रहा है ऐसे ठंड के मौसम में, खास तौर से जब कोहरा काफी हो जाता है तो रेल यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उसके बाद रोड यातायात काफी ज्यादा प्रभावित होता है। रोडवेज ने उत्तर प्रदेश में जो रात्रि सेवाएं हैं उनको 11 बजे के बाद बंद करने का फैसला किया है। वहीं अगर रेल की बात करें तो लगभग लंबी दूरी की सभी ट्रेन अपने समय से विलंब से चल रही हैं। काफी ज्यादा उपाय किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है सुरक्षा। उसके मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसके लिए तमाम दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय की व्यवस्था की है यातायात को लेकर कि किस तरीके से मार्ग दुर्घटनाएं कम से कम हो, इसके लिए उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। और खासतौर से लोगों को ठंड से बचाव के लिए उन्होंने समस्त जिला अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए हैं कि कंबल वितरण की व्यवस्था की जाए, उन्हीं कपड़ों की व्यवस्था की जाए, जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाए। इसमें स्थानीय निकाय, जिला प्रशासन के साथ साथ स्वयं
स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ले जाने की बात कही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जी दीप्ति। बिल्कुल विकास, यानी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो लोगों के लिए बनाई जा रही हैं। धन्यवाद विकास इस तमाम जानकारी के लिए। हम अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो मेरठ से है। मेरठ में बांग्लादेश से जनपद भ्रमण पर आए 55वें बैच के 39 सिविल सेवा अधिकारियों के समूह के साथ प्रशासनिक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था एवं जिला प्रशासन, रेवेन्यू कलेक्शन एवं विभिन्न पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को प्राप्त शक्ति एवं कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। एक दिवसीय प्रशासनिक क्षमता प्रशिक्षण कार्यक्रम में शहरी प्रशासनिक व्यवस्था एवं नियुक्त अधिकारियों की जिम्मेदारी एवं कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी प्रोग्राम को विस्तृत रूप से बताया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ICCC, ITMS जैसे विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। तो ये एक 1 डे विजिट थी मेरठ में, और जितना भी हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी वर्किंग उनको बता सकते थे, और वो जो भी इस चीज़ से एक तरीके का कि सीख सकते थे, या वो कुछ अपने वहाँ जो होता है, जो अच्छी बातें हैं हम बता सकते हैं, उसकी एक तरीके से ये शेयर। साहित्य की अनेक विधाओं में यात्रा वृत्तांत भी एक विधा है। सुल्तानपुर जिले के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर MP सिंह ने अपनी देश और विदेश की विभिन्न यात्राओं का विवरण बड़ी ही सहज भाषा में लिपिबद्ध किया और देश प्रदेश के नाम से पुस्तक का प्रकाशन कराया। हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल पुस्तक की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर MP सिंह से। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। साहित्य की विभिन्न विधाओं में यात्रा वृत्तांत भी एक विधा है। आमतौर पर लोग यात्राएं करते हैं, देश और दुनिया का सफर करते हैं, लेकिन वह स्वांतः सुखाय होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसे कलमबद्ध करते हैं, एक पुस्तक के रूप में सामने लेकर के आते हैं। जो नहीं घूम पाते हैं उस पुस्तक के साथ देश और दुनिया की सैर करते हैं। ऐसे ही एक साहित्यकार कहें या कि प्रोफेसर डॉक्टर MP सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने जो भी सफ़र किया दुनिया का उसे लिपिबद्ध किया और देश और दुनिया के नाम से एक पुस्तक लेकर के आए। और यह पुस्तक जो है आज की तारीख में उन नौजवानों के लिए और ख़ास तौर पर उस पीढ़ी के लिए जो सोचते तो बहुत हैं, देखते भी बहुत हैं, लेकिन जान नहीं पाते, कलमबद्ध किया है उनके जानने के लिए, कलमबद्ध किया है उस पीढ़ी को बताने के लिए कि देश और दुनिया में क्या कुछ है, और उसके साथ उसके अर्थ और महत्व को भी समझाया है। क्या मंतव्य रहा और क्या क्या इसमें खास है? पुस्तक की जो विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ, जिन जगहों पे मैं घूमा और जिन दूसरे देशों में मैं गया, उसकी जो वहाँ खास चीज़ थी, जो सांस्कृतिक वहाँ की धरोहर थी, कुछ विशिष्टता थी, कुछ व्यक्तिगत अनुभव मेरे जो आए, जो कहीं शायद और दूसरी जगह न मिले, वो मैंने अपनी पुस्तक में देने का प्रयास किया है। इसलिए ये पुस्तक लोगों को एक बार पढ़नी चाहिए। बिल्कुल आम भाषा में ये है। तो निश्चित रूप से ये पुस्तक जो है यात्रा वृत्तांत ही नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक झरोखा है, जिससे हम देश के अंदर बैठ कर के दुनिया की झलक पा सकते हैं। आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज़, लखनऊ। अगली खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर में 19 दिसंबर को एक दिवसीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में आई 20 विभिन्न कंपनियों के HR द्वारा साक्षात्कार लेकर 663 युवाओं का चयन विभिन्न पदों हेतु किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को जिला पंचायत अध्यक्षा आरती तिवारी और मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मोदी द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त राजेश कुमार पांडे एवं ITI के प्रधानाचार्य गोविंद कुमार ने बताया कि कुशल एवं अर्धकुशल युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। हम लोगों का लक्ष्य ये है कि जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं, जो रोज़गार से दूर रहते हैं, नहीं मिल पाता है उनको जॉब, तो उनके लिए हम चाहते हैं कि हायर करें, इधर से लेकर के जाएं और उनको बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराएं, जॉब प्रोवाइड कराएं। उनकी सैलरी हम लोग प्रयास करेंगे अच्छी से अच्छी सैलरी हो, जिन लोगों की योग्यता अच्छी हो उनकी उस हिसाब से सैलरी रहेगी। अभी तक हमारे पास लगभग 9 से 10 डाटा आ चुका है, जिसमें से बच्चों को फ़ोन करके उनका सिलेक्शन करवाया जाएगा। जो कुशल तथा अर्धकुशल जो बच्चे कक्षा 8 पास, 10वीं पास, ITI पास, डिग्री
ऐसे समस्त बच्चों को रोजगार के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। मुझे कौशल विकास असेंबली टेलर का मिला है और हम यहाँ पे निश्चित ही रोजगार लेंगे और इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। फतेहपुर के खजुहा विकास खंड का उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्राओं ने विद्यालय की दीवार पर पेंटिंग बनाई है। ये पेंटिंग ग्रामीणों व अभिभावकों को जागरूक कर रही है। विद्यालय की दीवार पर स्वच्छता अभियान, नारी सशक्तिकरण, खेलो इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण बचाओ व नशा मुक्ति की पेंटिंग छात्राओं ने बनाई है, जिसके माध्यम से बच्चों के हुनर को एक मंच मिल सका है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका निर्मला सिंह ने बताया कि शिक्षा का स्तर आज बदल रहा है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनके कौशल आधारित ज्ञान भी प्रदान किए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हर बच्चा अपने अंदर के हुनर को पहचाने और हम उसे वह मंच प्रदान करें जिससे वह आगे और प्रगति कर सके। हुए सर अपने विद्यालय का चित्र बनाया है और हम भी छीछा के ही हैं और यहाँ के छीछा के लोग, मेवना के लोग जो जहाँ से निकलते हैं वो कहते हैं कि बच्चों पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है तुम लोगों। सर हमारी मैम यहाँ पे हम लोगों को मैम सर चित्रकारी करना सिखाती हैं और जो हमें चीज़ चाहिए कलर, पेंट, ब्रश सब हमें लेकर देती हैं और हम लोगों को अच्छा लगता है पेंट करना, इसलिए हम यहाँ पे चित्रकारी करते हैं। के अंदर हमने देखा कि ये बहुत अच्छी आर्ट बनाते हैं और इनको चिन्हित किया जो बच्चे बहुत अच्छा बना लेते हैं कि विद्यालय की बाउंड्री भी अच्छी सज जाएगी और बच्चों के द्वारा भी सज जाएगी, हमें पेंटर को भी नहीं लाना पड़ेगा और सुंदरता भी आएगी और गांव के लोग भी बहुत खुश होते हैं, बच्चों का मन भी बहुत अच्छा रहता है सबका कार्य करके। ग्रामीण अंचल के हमारे बच्चों में खूब प्रतिभाएं फूट कर भरी हुई है। समस्या ये रहती है कि हम किस प्रकार से उनको चिन्हित करते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं। इसके लिए हम विद्यालय के स्टाफ और खासतौर पर निर्मला मैडम को बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये शुरुआत से ही जो बच्चों को करती है कि कौन सा बच्चा किस विधा में तेज है, फिर उसको उसकी विशेष ट्रेनिंग देती है और जैसे यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से वो चीजें सर्च करके बच्चों को दिखाती हैं। और जैसे इसमें विद्यालय में जैसे आपने पेंटिंग देखी है बच्चों ने बहुत ही अच्छी बनाई, अच्छी पेंटिंग हुई है। और अब बात बरेली की आंवला तहसील के विकासखंड मजगवा के दसीपुर गांव में सुरेंद्र सिंह ने 50 बीघा जमीन खरीदी और खेती की शुरुआत की। उन्होंने रामगंगा की तटवर्ती भूमि को खेती के लिए चुना, जिससे आमतौर पर किसान कम उपजाऊ मानते हैं। धान, गेहूं की फसल की अच्छी उपज न मिलने पर सुरेंद्र सिंह ने रामकेला, पपीता और गुलाब को खेती के लिए चुना। आज वह 50 बीघा अपनी और 150 बीघा भूमि ठेके पर लेकर 200 बीघा जमीन पर इन औद्यानिक फसलों की खेती कर रहे हैं और 1 से 1.5 लाख रुपया प्रति एकड़ मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं बरेली के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर पुनीत पाठक का कहना है कि सुरेंद्र सिंह जैसे किसानों से प्रेरणा लेकर किसान सपने को आसानी से पूरा कर सकते हैं। ना बचते हुए पपीता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विभिन्न रैन बसेरों का दौरा कर निरीक्षण किया और उसमें रहने वालों लोगों को गर्म कपड़े और कंबल का वितरण किया। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों और विश्वविद्यालय के गार्डों के बीच हुआ जमकर बवाल। छात्रों ने गार्डों पर गोली चलाने का लगाया आरोप। मामला अब नियंत्रण में, पुलिस की कार्रवाई जारी। तवांग के मसले पर राज्यसभा में सरकार से चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा और मांग न माने जाने पर सदन ने किया वॉकआउट। सभापति ने कहा उनकी मांग को नियमों के अनुरूप नहीं है। बांग्लादेश के 55वें बैच के 39 प्रशिक्षु सिविल सेवा अधिकारी प्रदेश के दौरे पर हैं। कल मेरठ में प्रशासनिक क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसिंग कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। और एनसीआर सहित उत्तर भारत में जबरदस्त कोहरा एवं ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में कोहरा एवं गलन बढ़ गई है।
नमस्कार, 10 बजे के समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।